हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे यूनिट 6 जिसमें हम उपन्यास कर रहे थे। आज का हमारा उपन्यास है जिंदगी नामा। ये हमारा लास्ट का उपन्यास है जो कि हमने 12 उपन्यास आगे की क्लास में कर लिए थे और ये हमारा 13वां उपन्यास है जो कि हमारे टोटल 13 उपन्यास लगे हुए हैं। तो देखते हैं जिंदगी नामा उपन्यास। जिंदगी नामा उपन्यास 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये उपन्यास कृष्ण सोबती जी का है। कृष्ण सोबती जी का जन्म 1925 में हुआ था। इसकी विषय वस्तु पंजाब के किसानों के जीवन का चित्रण है, ग्रामीण जीवन का चित्रण और आदर्श नारी का चित्रण है। तो देखते हैं पात्रों को। पात्र है साहाजी, जमींदार हवेली के मालिक है। साहनी है जो साहाजी की पत्नी, हिंदू परिवार में संहिता और महिला है। कांसी शाह शाहजी का छोटा भाई है। लीला शाह शाहजी का बेटा, इसकी देखभाल राबेदाई करती है। इसके अन्य पात्र नजीर है, मेहर अली है, करतार है, दिलबाग है, चन्नी है, रेशमा है, चौधरी फतेह अली है, मोहम्मद दीन है, सलामत अली है और बिंद्रा बाई है। ये हमने गौणपात देख लिया। जिंदगी नामा उपन्यास को हम विस्तार से देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास जो सन 1979 में प्रकाशित हुआ था। जिंदगी नामा उपन्यास कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान है जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को अंकन की कोशिश करते हैं। जिंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फकीर, शहंशाह, दरवेश और किसान एक साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। जो जिंदगी नामा उपन्यास के पन्नों में है, जो बादशाह है, फकीरी है, से शहंशाह है, दरवेश है और किसान के साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। स्वर साधारण की वह भीड़ जो हर काल, हर गांव, हर पीढ़ी को सजाए रखती है। ये हमारा जिंदगी नामा उपन्यास में है। तो अब मुख्य पात्र देखते हैं और मुख्य पात्रों के क्या क्या किरदार है हम उनको आगे अब देखने वाले हैं। साहाजी और सहानी पति पत्नी हैं और ये साहूकार हैं। साहाजी डेरा जट्टा गांव के साहूकार हैं। पुलिस, वकीलों एवं अपराधियों से इनका बराबर मेल रहता है और अवसर आने पर सबकी रक्षा करते हैं। साहूकार में कुछ ढील बरतते हैं और जमीनों के मालिकाना हक के सवाल पर अक्सर चुप्पी साधे रहते हैं। कहीं विद्रोह की आशंका होने पर उसे उचित ढील देकर स्थितियों पर नियंत्रण बना रहता है। शाहजी के मन में राबिया को लेकर प्रेम स्फुरण होता है। सहानी है जो उदार मना साहूकारनी है। काफी दिनों तक इसको संतान नहीं होती है और बाबा फरीद के डेरे पर यह मन्नत मांगने जाती है। जो सहानी है जो शाहजी की शाहजी है जो उसकी बीवी है सहानी। तो ये बाबा फरीद के डेरे पर यह मन्नत मांगती है। तो उसके कुछ पश्चात कुछ दिनों बाद उसके पुत्र की प्राप्ति होती है। लाली शाह जो शाहजी का पुत्र है। लाली शाह शाहजी का इकलौता पुत्र है। उसे परंपरागत मदरसे में पढ़ाने के बजाय अंग्रेजी स्कूल में डाला जाता है। काशी शाह जो शाहजी के छोटे भाई है। काशी शाह शांत स्वभाव के व्यक्ति व साहूकार को अपने लिए जंजाल मानते हैं। शाहजी उनको अक्सर चिताते रहते हैं कि उनका संत स्वभाव साहूकार के लिए अच्छा नहीं है। काशी शाह आयुर्वेद के जानकार हैं और यदा कदा जनता को मुफ्त में अपनी विधा का लाभ कराते हैं। पंचायत या झगड़ा निपटाने पर इनकी बात स्वस्वीकृत होती है। बिंद्रा दे काशी शाह की पत्नी है। बिंद्रा दे हंसमुख किंतु पतिव्रता पत्नी है। वह सहानी के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक हवेली का कार्य संचालन करते हैं। उनकी खटपट न होने से हवेली का वातावरण जो पूर्ण सहयोगी दिखाई पड़ता है और दोनों का मेलजोल जो इनका अच्छा है। तो गुरदास और केशव लाल काशी शाह के पुत्र निक्की बेबो और लाल वड्डे एवं निक्की बेबो गांव के बुजुर्ग हैं जिनको सारा गांव आदर देता है और वे सारे गांव को प्रेम करते हैं। लाला वड्डे गांव के बच्चों को रात में कथा सुनाते हैं जिसके जरिए बच्चों को पंजाबी एवं संस्कृत की शिक्षा देते हैं।
निक्की बेबू गांव के छोटे छोटे बच्चों को प्रेम करती है और उनको कुछ न कुछ खाने की चीजें देती है। आगे देखिए चन्नामल और भागमल। लाला वड्डे के पुत्र हैं। निक्का चन्नामल का पुत्र है। चाचा मेहरी। चाचा सहानी की सहायिका और हवेली की बुजुर्ग है। चाचा मेहरी के पहले पति दीदार सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका गणपत शाह से दिल लगता है। किससे लगता है? गणपत शाह से। वह उसके साथ भाग जाता है किंतु मामला अदालत में जाता है। वहां वह गणपत शाह का पक्ष लेते हैं और उसके साथ रहने लगती, किंतु इसकी कोई संतान नहीं होती। वह अपने देवर साहिब सिंह को बहुत स्नेह करती है। दीदार सिंह चाची मेहरी का पहला पति, गणपत शाह चाची मेहरी का दूसरा पति है। साहिब सिंह दीदार सिंह का भाई और चाची मेहरी का देवर। संतो साहिब सिंह की पत्नी, बसंतो साहिब सिंह की बेटी। मलकियत सिंह दीदार सिंह का बड़ा भाई। आगे देखते हैं कुदरत कौर मलकियत सिंह की पत्नी है। राबिया शाहजी पर आसक्त है। राबिया आलिया की पुत्री है एवं सिन्हे की फतेह की बहन है। राबिया मुक्त जोड़ती अर्थात कविता बनाती है। वह काफी होशियार एवं कुशल है। हवेली की काम धाम में हाथ बटाती है। जब उसके विवाह की बात उठती है तो वह किसी अन्य से विवाह से इनकार कर देती और शाहजी से अपना प्रेम व्यक्त करती है। आगे देखते हैं फतेह राबिया की बहन है। फतेह आलिया की बड़ी पुत्री है। वह एक दिन गायब हो जाती है और शाहबंदियों एवं आलिया को नदी किनारे शेरे के संग केली करते हुए पाई जाती है। तब पश्चात उसका विवाह शेरे से कर दिया जाता है एवं दोनों प्रेम पूर्वक रहते हैं। शेरशाह और फतेह के पति सलामत अली थानेदार है। मेहर अली जमीन पर अधिकारों को लेकर आक्रोशित युवा है। मेहर अली के जरिए जट्टों में जमीन के मालिकाना हक को लेकर आक्रोश की दबी चिंगारी दिखाई दे गई है। करीम बीबी और बरखुरदार दादी पोता है। सीरी बरखुरदार की पत्नी है। करम बीबी का पोता है। बरखुरदार जेल से लौटकर आया। वह सीरी को स्वर्गुण संपन्न पाकर उससे बरखुरदार के विवाह की इच्छा करती है। सीरी के मन में भी बरखुरदार को लेकर आशिक्त होने की शांतिपूर्वक यह विवाह हो जाता है। हवेली के सहायक चन्ना नवाब खां करतारो माँ बीबी मोहम्मद दीन दिलबाग हुसैना नाइन बाबो मिराशन, ये सब इस हवेली के सहायक हैं। अब हम देखने वाले हैं गौण पात्र। गौण पात्र में है मौलवी साहब हैं, चौधरी फतेह अली है, सिकंदर वड़ेच है, चौधरी मौलादाद है, करमदीन है, मौलवी कुर्बान अली है, नजीम है, जहांदाद खां है, साहिब खां है, फौजी दोस्त है, मौलादाद है, रमजान नाई, करम इलाही, मैया सिंह, गुरुदीत सिंह है, पटवारी ढोकला मल है, लंबड़दार है, गुलजार बाली है, दीवान है, राधु है, इल्मुद्दीन है, नजीबे है, तारे शाह बरकती, तुफैल सिंह है, मिठ चंद है, रूपचंद है, जम्मू रियासत के सैनिक है, लाहा बीबी है, गंडा सिंह है, पेंशन प्राप्त फौजी है जो लौंडे खां है, कमाल साई दिती जमाल और सिकंदर आलिया राबिया का बाप है। उपयुक्त पात्र प्रत्येक शाम को हवेली पर इकट्ठे होते हैं और देर रात तक गप्पे मारते हैं, जिनमें खालिस गप्पे के अलावा पंजाब की तत्कालीन स्थितियां, राजनीति, इतिहास एवं संस्कृति पर भी चर्चा होती है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। पंजाब की तत्कालीन स्थिति, राजनीति, इतिहास एवं संस्कृति पर भी चर्चा होती है। बच्चे मिट्टी है, मेहरबान है, चन्नी है, छन्नी है, निक्की है, घोलू है, मोहरे है, सुथरे है, चौके है, सानो है, कालू है, जगतार है, दीपो है, भोलू। ये बच्चे इसके पात्र हैं जो कि आजकल एनटीए में बच्चों का पात्र ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब हम देखने वाले हैं जिंदगीनामा का कथासार। जिंदगीनामा 1979 ईस्वी किसी एक समस्या को लेकर उसके इर्द गिर्द बुना गया उपन्यास नहीं, बल्कि इस उपन्यास में एक गांव के समग्र जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। डेरा जट्टा नामक गांव में
ये 20वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को व्यक्त किया गया है। हिंदुस्तान को उत्तर पश्चिमी ड्यूटी पर बसे पंचनंद के देश पंजाब की जिंदा दिली जुझारू रवैये को चित्रित किया गया है, जिसने सदियों से विदेशी आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया है। कृष्ण सोबती गांव के कम संशोधनों वाले किंतु सुखी जीवन को उकेरने का सफल प्रयास करती नजर आती है। जो इसमें लेखिका है कृष्ण सोबती गांव के कम संसाधनों वाले हैं किंतु सुखी जीवन को उकेरने का सफल प्रयास नजर करती हुई आती है। तो आगे देखते हैं हम। इस उपन्यास का आरंभ है जो कविताओं से होता है। इसी के माध्यम से उपन्यास की संवेदना उभर के सामने आती है। आगे देखते हैं। जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेनी जायज है, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है। देवराज उपाध्याय। यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो तो इतिहास जानता हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगीनामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, ये देवराज उपाध्याय का कथन है। आगे देखते हैं नरेश मेहता जी का। नरेश मेहता ने कृष्ण सोबती को एक अपरिभाषित बांधवी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एक अपरिभाषित बांधवी नाम दिया है, यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। गलबहियां से उमड़ती मचलती दूध भरी छातियों से सी चनाब और जहलम की धरती माँ बनी, कुर्ते के बंद खोलती दूध की बूंदे ठरफनाको, ये इस उपन्यास की पंक्ति है। किस उपन्यास की है? जिंदगीनामा उपन्यास की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। साहू के घर कढ़ाओ चढ़ते तो हलवा पूरी की सुगंध सारे पिंड में फैल गई। एक दिन भर वाहियों पर राखी परातें भरती रही और बांटती रही। इस उपन्यास को 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। कब? 1980 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। जिंदगीनामा उपन्यास के लिए कृष्ण सोबती जी को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। कब किया गया? 2017 में। जो कि एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें पंजाब में रहने वाले लोगों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। मानवीयता, स्वतंत्रता और रूढ़ि का प्रतिरोध इस उपन्यास की विशेषता है। ये जो है कि जिंदगीनामा जो कि एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें पंजाब में रहने वाले लोगों के जिंदगी का चित्रण मानवीयता है और रूढ़ि का प्रतिरोध उपन्यास की विशेषता है। इसके 2 भाग प्रकाशित हुए। पहला भाग जिंदा रुख नाम से है, दूसरा भाग जिंदगीनामा के नाम से है। पहले जिंदगीनामा के पहले भाग का नाम क्या है? जिंदा खरू नाम से, जिंदा खरू नाम से है, और दूसरा भाग जिंदगीनामा के नाम से है। आगे देखते हैं। इसमें 62 दृश्य ही है। उपन्यास चित्रात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें कितने दृश्य हैं? 62, और यह है चित्रात्मक शैली में लिखा गया है। कृष्ण सोबती अविभाजित पंजाब मूल की लेखिका है। कहाँ की है? अविभाजित पंजाब की मूल की लेखिका है। इन्होंने अपने उपन्यास में सामाजिक रूढ़िगत परंपरा, रीति रिवाज को बेहद मार्मिक चित्रण किया है। स्त्री की आवाज बनने का कार्य उन्होंने किया है। उनके स्वतंत्र होने की बात की है। उन्होंने प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया, अंधविश्वास का खंडन किया और समाज सुधार की बात की है। जिंदगी उपन्यास की समीक्षा। लेखिका पंजाब के डेरा जटगांव की यादों का दृश्य के माध्यम से इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। गुजरात विभाजन पंजाब का महत्वपूर्ण जिला है। जो गुजरात विभाजन के पंजाब के महत्वपूर्ण जिला है। आगे देखते हैं। डेरा जटगांव बसे हिंदू मुस्लिम सिख समुदाय जिंदगी को इस उपन्यास में बयां किया गया। उपन्यास में कहानी शाहजी के परिवार के आसपास दिखाई देती है। हाँ, शाहजी के गांव में बहुत प्रतिष्ठा है और वे वहाँ के जमींदार हैं। शाहनी उसकी दूसरी पत्नी जो कि एक साफ दिल स्त्री है जिसे संतान होने में दिक्कत हो रही है। चाचा मेहरी को साथ ले शाहनी
संतान प्राप्ति के लिए बाबा फरीद के दरबार में मन्नत मांगने जाती है। जिंदगी के डेरा जट गांव की यदि सुंदरता में सरोवर है तो उसकी प्रभात भी कम आकर्षक नहीं है। भोर में मुंह अंधेरे ही गांव जाग जाता है और स्नान आदि वे आस्था मूलक कार्य में लग जाते हैं। पंजाब के ग्रामीण जीवन का एक एक पहलू रहा है। फौज में भर्ती और में लड़ते हुए शहीद होना या फिर फौज के रिटायर होकर गांव में बसने का, फौज में भर्ती से लेकर युद्ध में फौजियों की सुंदरता, शहादत या रिटायर फौजियों के अनगिनत किस्से गांव के जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। इस उपन्यास में सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ खुशियों में शामिल होते हैं। इस उपन्यास में प्रेम कथाओं का जिक्र मिलता है। लोहड़ी, ईद, दशहरा, वैसाखी, इन सभी का चित्रण उपन्यास में मिलता है। इस उपन्यास में जो जिंदगी नामा उपन्यास में इसमें प्रेम कथाओं का जिक्र लोहड़ी है, ईद है, दशहरा है, वैसाखी, इन सभी का जिंदगी नामा उपन्यास में चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में अंधविश्वास को भी दिखाया गया है, जिसमें बुरी नज़र से बचाने के लिए काले टीका का प्रयोग किया है। जच्चा के सिरहाने लोहा रखना, जैसे चाकू, छुरी, बच्चे के मदरसे जाते वक्त 7 घरों से भिक्षा मांगकर शिक्षा पूरी करवाना आदि इस जिंदगी नामा उपन्यास में दर्शाया गया है। शिल्पगत परिचय, भाषा का सर्जनात्मक प्रयोग किया गया है, जिसके कारण भाषा में एक विलक्षण स्फूर्ति है। पात्रों के चरित्र निरूपण के लिए चरित्र सृष्टि न करके पंजाब के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण द्वारा सृष्टि की गई है। उपन्यास के माध्यम से लेखिका का उद्देश्य यह है कि पंजाब अंचल के जीवन रूढ़ियों और अंधविश्वास का खंडन कर प्रगतिशील विचार के साथ समाज सुधार हो। लेखिका ने बताना चाहा है कि बंटवारा एक जमीन के टुकड़े का केवल 2 कर देने की बात पर नहीं, बल्कि एक आपसी वेमन व्यवस्था को जन्म देती है। इस उपन्यास में कृष्णा सोबती जी ने अपनी लेखनी में एक नया प्रयोग किया है और पंजाब लहजे और साहसिकी वर्णन का रचनात्मक ढंग से प्रयोग किया है। आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। जिंदगी नामा उपन्यास में लेखिका ने स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में पंजाब व्याप्त उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं को यथार्थ रूप से खड़ी कलात्मकता के साथ अंकित किया है। उपन्यास के अंत में लेखिका गद्री क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति व समर्थन की भावना के साथ गुरु गोविंद सिंह के संदेश द्वारा करती है। चुकार जा हमा हिलते दर गुजरस्त हलासत बुर्दन बास शमशीर दस्त, अर्थात जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेनी जायज़ है। जो कि हमने आगे कथन सार देख रहे थे, तो आगे इसकी कुछ और इसका पूरा कथन सार हम देखने वाले हैं। तत्कालीन समाज की प्रमुख कुरीतियों एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं की झलक के उपन्यास में दिखाई पड़ती है। मुख्य पोषक बात की है कि जो जट खेती करते हैं, जमीन उनकी नहीं है, उनको अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा साहूकार को देना पड़ता है। साहूकार कुछ करते नहीं, सिर्फ जमीन होने के कारण उनकी उपज को सबसे बड़ा हिस्सा लेते हैं। जमीन की मालिकाना हक को लेकर जट्टों में सुलग रही आग की झलक उपन्यास में यंत्र दिखाई देती है। सूदखोरों के चुंगल में फंसे गरीब गुरबों की बेबसी दिखाई देती है। गरीब साहूकार से खेती या विवाह या बीमारी आदि के लिए कर्ज लेते हैं और वो तो उनका ब्याज चुकाते ही हैं, उनके बच्चे भी चुकाते हैं और उनके पोते भी चुकाते हैं, किंतु सूद नहीं निपटता। गरीबों को मानसिक रूप से नियंत्रण रखने के लिए सूदखोरी साहूकार को हथियार नजर आता है। कहीं कहीं विद्रोह उपजने की आशंका होने से साहूकार उदारता दिखाकर कुछ ढील देते हैं। गांव में छोटी छोटी बातों पर कत्ल हो जाते हैं। उपन्यास को पढ़ते हुए लगता है कि मानो पंजाबी जन जीवनों को बहुत महत्व नहीं देता। साहूकार वगैरह नियमित रूप से मुकदमेबाजी उलझते
रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में गांव के मुखिया वगैरह उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में जवानों को सेना में भर्ती कराते हैं। कुछ जवान तो जोश में आकर कुछ मुरब्बे के लालच में सेना के भर्ती हो जाते हैं। गांव में प्रेम विवाह को लेकर काफी लचीलापन नजर आता है। ऐसे विवाह में जाति को प्रमुखता नहीं दी जाती। शादी ब्याह एवं त्योहारों में लोगों की सहमुखता एवं सहायक भावना बड़े प्रखर से दिखाई पड़ती है। जिंदगी नाम उपन्यास पंजाब के डेरा जट्टा गांव के 20वीं सदी की शुरुआत 20 वर्षों की कथा कही गई है। ये इम्पोर्टेंट्स लाइनें हैं, ये हमें नोट करनी है। छोटे छोटे चित्र बिंबों द्वारा उपन्यास में पंजाब के जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। उपन्यास में कोई एक प्रमुख पात्र न होकर पूरे जनजीवन का चित्रण किया गया है। जिंदगी नाम उपन्यास के लिए कृष्ण सवदी को 1980 का साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ है। किसमें? 1980 में। ये जो हमने आगे देख भी लिया है। आगे देखते हैं। उपन्यास में प्रथम विश्व युद्ध और बंगाल विभाजन के बाद हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का जिक्र किया गया है। उपन्यास में प्रथम विश्व युद्ध और बंगाल विभाजन के बाद हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं। उपन्यास में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का जिक्र प्राप्त हुआ है। उपन्यास में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी जी का जिक्र हुआ है। जिक्र हुआ जमीन को लेकर जट्टों में आक्रोश के संकेत भी मिलते हैं। आगे देखते हैं। प्रमुख उदाहरण। इसके प्रमुख उदाहरण है। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोक मानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य की सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। नोट्स। इस उपन्यास की शुरुआत कविताओं से होती है। इस उपन्यास की शुरुआत कविताओं के माध्यम से उपन्यास की संवेदना की मुकम्मल तस्वीर उभरती है। जब दूसरे से सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी के कथन हैं। आगे देखते हैं। ये इसके कविताएं हैं, जो कि कविताओं से ये जिंदगी नाम उपन्यास की शुरुआत होती है। ये कुछ और प्रमुख उदाहरण हैं। जब बंदा अपने पिता का अवतार याद रखे, अवतार वह जिसके 2 हाथ हैं, अवतार वह जिसके 2 पाँव हैं, अवतार वह जिसका मुंह, माथा, धड़ आगा है, पीछा है। मेरे बच्चों, अवतार वह है जो धरती हल से जोतकर पानी से सींचता है, तृप्त करता है, बीज बोता है, फसलें उगाता है। ये लाल जी कथावाचक है। आगे देखते। बच्चे जुग 4 होते हैं। सोता हुआ कलयुग, छोड़ता हुआ द्वार पर खड़ा हुआ और त्रेता और चलता हुआ सतयुग। पूर्वजी युग समय के चक्कों पर चलते हैं। गाड़ी में सिर्फ यात्रा होती है, सफर होता है। भला किसी ने देखी है गड्डी? याद रखो, सूरज सारी दुनिया, लोक परलोक, ऊपर थल्ले में, धरती आकाश में सबसे बड़ा है। वह सच्ची मुच्ची का महाराज है, ब्रह्मांड का सरताज सम्राट है। ये सब इसके उदाहरण। पुलिस का काम रास्ता भूल नहीं, रास्ता ढूंढना है। कहने का मतलब यह है कि शहंशाह, सुल्तान बदले, बादशाह बदलती है, हुकूमतें बदलती है, मूढ़ों न बदली मुल्कों की हलकतें क्यों चौधरी जी? फतेह अली जी के पीछे ना रहें बराबर जी। खलकतें तो मुल्कों की शहंशाहों के कोहिनूर ताजा से भरी पड़ी है ना। सोचने की बात है, शहंशाह ताज पहनने के तख्ते पर बैठे जाएं, हुकूमत करने को, और सामने रियाजा हलकत ना हो तो मेरा स्वांग ही गाया ना मीरासी का। ये सब प्रमुख उदाहरण हैं। ये हम कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जो इसकी लास्ट में कुछ उदाहरण और देखते। काशी शाह इत्मीनान से और चारपाई पर बैठ गए और लाली ने दोनों हाथ सीधे रख राबिया की ओर देखा और शुरू कर लिया। रियाया जड़ और बादशाह दरख्त।
जब नौशेरवा आखिरी वक्त आया तब उसने अपने बेटे हुरमुज से कहा, बेटा दिल से फ़कीरों दरवेशों की हिफाजत कर, अपने आराम की फिक्र ना कर। कोई भी अक्लमंद यह पसंद ना करेगा कि चरवाहा पड़ा सोता हो और भेड़िया उसके गोले में रहे। होशियारी से दरवेशों मोहताजों का ख्याल रखें, इसलिए कि रियाज की बदौलत ही बादशाह ताजदार होता है। रियाया जड़ की तरह है और बादशाह दरखत की तरह है, और दरखत जड़ से ही मजबूत होता है। ए मेरे प्यारे बेटे, जहाँ तक बन सके रियाया का दिल मत दुखाना, और अगर तू ऐसा करेगा तो अपनी जड़ खो देगा। बेटा, अगर तुझे नेक राह की जरूरत है तो तेरे सामने फकीरों परहेजगारों का रास्ता खुला पड़ा है। जिसे ये खौफ है कि वह खुद तकलीफ ना उठाए, उसे भला दूसरों का नुकसान क्यों पसंद आएगा। और अगर उसकी तबीयत में यह आदत नहीं है तो उसके मुल्क में अमन चैन की बू भी नहीं है। अगर तू कानून कायदे से मजबूर है तो खुशी इख्तियार कर, और अगर तन्हा है, पाक साफ है, तो अपना रास्ता ले। उस मुल्क में खुशहाली की उम्मीद ना रख जिसमें बादशाह रियाया एक दूसरे से नाराज है। ख्वाब में मुल्क को आबाद वही देखता है जो लोगों के दिल गुलजार रखता है। जुल्म से खराबी बदनामी होती है। जुल्म के जरिए रियाया को तबाह करना ठीक नहीं है, इसलिए कि वही हुकूमत को पनाह देने वाली है। ये सब हमने प्रमुख उदाहरण पढ़े जिंदगी नामा उपन्यास के, और कथन सार कुछ इम्पोर्टेंट्स कुछ विशेषताएं हमने इस जिंदगी नामा उपन्यास में देखा है। तो अगर जिंदगी नामा उपन्यास ये हमारा लास्ट का उपन्यास था, जो कि हमारा उपन्यास की यूनिट ख़त्म होती है आज।